समाज को पानी पीने का अधिकार भी जंग लड़के मिला हो, लाठियां खा के मिला हो, आंदोलन करके मिला हो, तो सोचिए उसको नौकरियों में जाने का अधिकार यूं ही कैसे दे दिया जाएगा। तो ऐसी अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप जिंदा हो, आपको तकलीफ होती है, आपको दर्द होता है, आप बताना पड़ेगा कि आपके पास भी स्वाभिमान है, आप स्वाभिमान के लिए भी जीते हो, आप केवल जानवर नहीं हो, पशु नहीं हो जो चारा डाला खा लिया और जिंदा रह गए। तो इसलिए आपको साबित करने के लिए हर कदम पर आपकी परीक्षा है, और ये बहुत बड़ी परीक्षा है समाज की, कि समाज इसमें अपनी एकता को साबित करके दिखाए। कहने के लिए ये ब्राह्मणी बात है कि मंथन हो रहा है, इस समय समुद्र मंथन हो रहा है, और इस वक्त एकता की भी ज्यादा जरूरत है। जो कुछ वाल्मीकि का चोला पहन करके वाल्मीकि भाइयों को भड़का रहे हैं, वो थोड़ा सा गहन चिंतन करें, सोचे समझे, और अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो सीधे आप हमसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप भड़कावे में ना आए। अपने भविष्य को, अपने बच्चों को, अपने समय को, अपने अधिकारों को बचाने के लिए एक सूत्र में, एकता में रहें। ठीक, थैंक यू। और इस वर्गीकरण और इस फैसले की गंभीरता को समाज को भी समझना चाहिए, खासकर पढ़े लिखे लोगों को, जिम्मेदार लोगों को इसकी गंभीरता समझनी चाहिए। इमरजेंसी अगर बहन जी बोल रही हैं तो इसके पीछे बहुत गहराई से सोचने वाला विषय ये है कि आखिर बहन जी जिन मुद्दों पर भी शांत रहती थी, विपक्ष पक्ष दोनों के चीजों को वो केवल चुप रहकर देखती थी, आज उनको बोलना पड़ रहा है, और इतना मुखर होकर बोलना पड़ रहा है कि वो आज पूरी पक्ष और विपक्ष दोनों को घेर रही है, साथ में कोर्ट को भी घेर रही है। तो इससे ही पता चलता है कि ये जो विषय है ये इतना गंभीर है, इतना सीरियस है, कि इसके अंदर आज आप देखेंगे कि इस देश में जब से बीजेपी आई तब से लगातार हिंदू मुस्लिम कराने के, दंगे कराने की पूरी चाल चली गई। लगातार खूब बयान दिए गए, खूब गालियां गलौज भी दी गई, लोगों में खूब नफरत भरी गई, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने में अब 2-4 सालों से ये लोग विफल रहे। अब इन्हें लगा कि हिंदू मुस्लिम से हमारा जो है काम पूरा नहीं हो पा रहा, हमारी राजनीति अब हिंदू मुस्लिम तो खत्म हो गई। अब इन्होंने क्या किया, दलित वर्सेस दलित करके इस लड़ाई को आपस में लड़वा दिया। जो लोग मिल करके इनसे लड़ रहे थे अपने अधिकारों के लिए, अब उन्हें उसी अधिकार पर, उसी रोटी पर आपस में लड़वा करके, झगड़ा करा के उसी तक उलझा के रख दिया। तो ये इनके षड्यंत्र, ये इनकी साजिश है। अगर आज ये लोग इस तरह का षड्यंत्र करके आज क्रीमी लेयर खत्म कर रहे हैं, वर्गीकरण लागू कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि प्रशासन में SC, OBC, ST ये लोग अधिकारी ना बने, ये लोग प्रशासन की किसी भी जिम्मेदार कुर्सी पर ना बैठे, इनके हाथ में किसी भी जिम्मेदार कुर्सी की कलम ना आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये प्रशासन में बैठेंगे तो, क्योंकि प्रशासन ही चुनाव करवाता है, ग्राउंड पे चुनाव तो प्रशासन ही कराता है, नेता तो जाते नहीं है कि भैया हम चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के हाथ में चुनाव प्रक्रिया होती है पूरी। तो ऐसी स्थिति में ये चाहते हैं कि यहाँ से SC को, ST को, OBC को पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाए, और इस जगह पर सवर्ण क्लास के वो लोग आ जाए जो पहले से इस देश पर कब्जा किए हुए थे, जो राजनीति पर कब्जा किए हुए थे। वो आज बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि निष्पक्ष, क्योंकि SC ST का जो अधिकारी कर्मचारी होता है वो निष्पक्ष चुनाव कराता है, वो कोशिश करता है कि निष्पक्षता हो, और वो किसी तरह के लालच में, भ्रष्टाचार में कम लिप्त होता है। तो ये इनको लगता है कि पक्षपाती चुनाव कराने के लिए SC ST OBC के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशासन से हटाना, एडमिनिस्ट्रेशन से हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए कोर्ट को आगे आकर के सरकार का काम करना पड़ा है। लेकिन मैं बता दूं कि जिसको कोई सजा नहीं दे सकता उसको जनता सजा दे सकती है, और जनता ने यह ठान लिया है कि 21 अगस्त का आंदोलन बहुत मजबूती से किया जाएगा। 2 अप्रैल 2018 को दोबारा से दोहराया जाएगा, और 21 अगस्त से पहले अगर सरकारें और कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो इस वर्गीकरण के और क्रीमी लेयर के फैसले को पूरी तरीके से पीछे लेकर, वापस लेकर इस बात का एहसास कराएं कि दोबारा इस आरक्षण पर छेड़छाड़ नहीं होगी। और इस बात का केवल आश्वासन नहीं चाहिए, 9वीं अनुसूची में, संविधान की 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण को शामिल किया जाए, ताकि दोबारा कोई भी छुटभैया नेता मुंह उठा करके इसके खिलाफ जो है कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, चैलेंज नहीं करे। क्योंकि उनके अधिकारों को अगर संविधान में दिया गया तो उसको बार बार कोर्ट, बार बार सरकारें सुई चुबा करके उसको मुद्दा नहीं बना सकती। और इसको मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा था कि इनमें आपस में भिड़ाया जाए, लड़ाई कराई जाए। जो तलवार इनकी ओर चल रही थी वो तलवार इन्होंने आपस में लड़वा के आपसी गर्दन कटवाने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में ये दलितों के लिए इमरजेंसी का समय चल रहा है। इस
बात को, इस गंभीरता को समझिए। 21 अगस्त के आंदोलन को मजबूत करिए। आपको शायद पता हो कि राजस्थान में अभी युवाओं ने अपने खून से लेटर लिखे हैं, खून से बड़े बड़े दस्तावेज लिखे हैं कि हम 21 अगस्त भारत बंद को बहुत मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं। और तेलंगाना में हो रहा है, कम से कम 17-18 राज्यों के अलग अलग जगहों पर इस तरह की जो गतिविधियां मैं लगातार देख रही हूँ, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है और हम उसमें शामिल हैं। तो जनता को ये मजबूती के साथ लगे रहना पड़ेगा कि 21 अगस्त भारत बंद का आंदोलन मजबूती से होगा। अगर आप लोग उससे पहले कर लेते हैं तो हम आंदोलन पर कुछ सोच सकते हैं। अगर केंद्र सरकार इस पे कोई भी अध्यादेश ला करके, अगर विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश लाकर इसे 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है, इसको नहीं खत्म कराती है कोर्ट के फैसले को, तो ये 21 अगस्त के आंदोलन पे हम अपना जीवन तक कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हुए। संवैधानिक रूप से हम सड़कों पर उतरेंगे, जैसे हम 2 अप्रैल को उतरे थे। हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी लगाए गए, हमारे लोगों को मारा भी गया, 14 लोगों ने उसमें कुर्बानियां भी दी गई, लेकिन जब SC/ST एक्ट को आप छुएंगे तब हम सड़कों पर उतर सकते हैं। तो सोचिए कि अपने हक अधिकार के लिए दोबारा सड़कों पर क्यों नहीं उतर सकते। हमारे पास छोड़ा ही क्या है लड़ने के अलावा। तो इस समाज को 21 अगस्त की तैयारी मजबूती से करनी है और मजबूती से तैयारी करके ये साबित करना है कि बस बहुत हुआ। जुल्म और सितम सहने की भी एक हद होती है। आपको जब मौका मिलता है तब उठा करके हमारा ही सर मिलता है पीटने के लिए, आपको जब मौका मिलता है तब तलवार आपके हाथ में आती है तो काटने के लिए हमारी गर्दन होती है। तो ये गलत है, ये हम नहीं होने देंगे। इस देश के अंदर अब हम वो दलित नहीं है 1947 से पहले के झुके झुके चलते थे, साहब गले में हांडी टांग दो, कमर में झाड़ू बांध दो, हम कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर गलत करोगे तो गलत का जवाब आपको हम देंगे। लेकिन कुछ जातियां हैं जो लड्डू बांट रही है इस पूरे डिसीजन को लेकर। नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं है जो लड्डू बांट रही है। हमारी लगातार कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं कि वाल्मीकि जाति जो इससे खुश हो रही, नहीं, वाल्मीकि जाति बहुत दुख में है, बहुत सदमे में है। और 21 अगस्त के आंदोलन को वाल्मीकि भाई साथ दे रहे हैं, पूरा समाज, पूरा समुदाय साथ दे रहा है। हम वाल्मीकि बस्तियों में जा रहे हैं, वाल्मीकि बस्तियों में इस बात के हम पूछ रहे हैं उनसे, वो मना कर रहे हैं कि ये जो कुछ लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, जो शाखाओं में जाने वाले लोग हैं, जो वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं। उनको पूरा वाल्मीकि समाज कहकर आप पूरे वाल्मीकि समाज को बहन जी आप आरोपित ना करें। हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि वाल्मीकि समाज वर्गीकरण के खिलाफ है और इस वर्गीकरण से हम आपस में बटेंगे, हमारी ताकत बिखरेगी, हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे। और हम ये समझते हैं, ये तो वो RSS के लोग जो है वो शाखाओं में जाते हैं, वो इसमें बिके हुए लोग हैं, बिकाऊ लोग हैं, जो मोहन भागवत के साथ मीटिंग करते हैं और वहां से पैसा लेकर आते हैं, उसके बाद समाज को बांटने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहना पड़ेगा। समाज को ऐसे लोगों को चिन्हित करके पकड़े तो इनसे गिरबान पकड़ कर इनसे सवाल करें कि आखिर तुमने हमारे लिए शिक्षा का क्यों सरकार से मांग नहीं की, क्यों EWS जैसे आरक्षण की हमारे लिए मांग नहीं की, बल्कि जो 4 रोटियां हमारे पास थी उसी में टुकड़े टुकड़े तोड़कर बांटने की तो बात करो, लेकिन 4 रोटियों के अलावा जो हमें 400 रोटी मिलनी है उन रोटियों में हमारी हिस्सेदारी की मांग क्यों नहीं करी। तो ऐसे बेईमान, ऐसे गद्दार लोगों को आप पूरा वाल्मीकि समाज ना कहें। वो पूरा वाल्मीकि समाज नहीं है, वो 2-4 गिने चुने नाम है। मैं मानती हूँ वो भी सोशल मीडिया के लोग हैं, वो जमीनी लोग नहीं है। इन लोगों की वजह से पूरे वाल्मीकि समाज का सम्मान खत्म नहीं हो सकता, ना भाईचारा टूट सकता। तो ये भाईचारा ऐसे ही बना रहेगा। और 21 अगस्त भारत बंद के आंदोलन में आप देखिएगा हमारे साथ भी वाल्मीकि भाई आगे जाकर के हमारे साथ इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे और इस आंदोलन को सफल करेंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन कैसे करेगी सरकार? आंकड़े तो है नहीं सरकार के पास में, राज्यों के पास में। देखिए, सरकार के पास सब आंकड़े होते हैं। आपको लगता है कि जब सरकार सर्विस मैन को सैलरी दे रही है तो क्या उसके पास आंकड़े नहीं है? वो ये वो गणना नहीं कराएगी, वो गणना नहीं करेगी। आप हमारे लोगों को ये लग रहा है कि जी अजी अब तो कुछ हो नहीं सकता, गणना हो जाएगी, इसकी आड़ में गणना हो जाएगी। और जिस गणना की आप बात कर रहे थे उस गणना पर तो ये लोग बिदक जाते हैं। गणना कैसे करा देंगे? तो ये गणना नहीं कराएंगे, ये शॉर्ट रास्ता अपनाएंगे। ये कहेंगे कि जाति के, क्योंकि हर अधिकारी के जो उसकी जाति होती है उसके उसका कॉलम होता है बाकायदा, उसमें लिखी होती है। और वो जब सरकार अपने कोष से उनको सैलरी दे रही है तो सरकार को पता है कि कौन किस जाति का है, ये मेंशन है। तो वो उस जाति के आधार पर वहां से उठा लेगी कि इस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है और इस ज्यादा संख्या को वर्गीकरण से अलग हटा दिया जाता है और इनको इधर कर दिया जाता है जो जिनकी संख्या कम पाई गई है। तो इस तरह से वर्गीकरण करके देगी। वो आप ये सोच रहे कि जाति जनगणना कराएगी, जाति जनगणना करा करके हमारा सबका हिस्सा मिल जाएगा। अगर ऐसा ही कराना होता तो जातिगत जनगणना कराने के लिए इतने सारे आंदोलन चले, एक पे भी सरकार ने क्यों नहीं सुना? एक पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों संज्ञान नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें करना है और लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। 1 सितंबर, अब अगस्त के बाद आप देखिएगा जो कोर्ट कह देता है वो कानून बन जाता है। लोगों को लग रहा है कि ये तो हल्के में, कोर्ट ने कह दिया, हमने 4 बातें बोल दी और बात खत्म हो गई जी, हमारा मैटर सुलझ गया। ऐसा नहीं है। कोर्ट जिस बात को कहता है, जो जजमेंट कोर्ट देता है वो कानून बन जाता है जनता के लिए और राज्यों के लिए और केंद्र के लिए भी। तो जो कोर्ट ने कहा है इस पर ना तो पक्ष कोई आवाज उठा रहा, ना विपक्ष उठा रहा। इससे पता चलता है कि विपक्ष की जो पार्टियां जैसे कांग्रेस है, आप है और भी नई अलग अलग पार्टियां हैं, वो सब करने के मूड में बैठी हुई हैं। लेकिन 341 के तहत पहले तो मामला जाएगा राष्ट्रपति के पास में, सदन के वो दोनों सदनों में,
आप पहले पारित किया जाएगा तो आप ये देखिए, जो राष्ट्रपति मंदिर में घुसकर अपनी मर्जी से पूजा नहीं कर सकती और जो उसको मंदिर से भगा देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, तो वो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और पहली बात यह है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को बाईपास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, बल्कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये राष्ट्रपति के बिना कोई और, ना तो राज्य ना केंद्र, आप इसको सोचते हैं कि स्टेट कर सकती है, नहीं कर सकती, ना इसको सेंट्रल कर सकती, ना इसको सुप्रीम कोर्ट कर सकती, क्योंकि इसकी जो पावर है 341 के तहत वो राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं कि वो इसका देख सकती है कि कितनी जातियों को इसमें इंक्लूड किया जाए, कितनी जातियों को निकाला जाए, किन जातियों का अभी तक विकास हो गया, किन जातियों का विकास रुक रहा है, उनके लिए इस पर जो भी घटाना बढ़ाने का काम है, वो सारे फैसले राष्ट्रपति कर सकती है, वो विचार विमर्श कर सकती है। स्टेट में गवर्नर उनको जो है इसकी पूरी रिपोर्ट देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहां से बीच में आकर के ये कर रहा है, इससे पता चलता है कि सारी रणनीति यहाँ जो राष्ट्रपति बनाई गई है वो केवल नाम के लिए दलित कहकर, आदिवासी कहकर बनाए जाते हैं, बाकी वो फ्रेम में एक जगह जड़ दिए जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए जी ये तो आपका बना दिया हमने, आजादी में हमने इतना कुछ करा आपके लिए, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो सारा खेल चलता है, पर्दे के पीछे, वो सारा आरएसएस का चलता है। आरएसएस के दिए हुए सारे वो बयान, वो घटनाएं, वो थिंक, वो जो लगातार वहां पे 11,000 के करीब स्कॉलर जो आरएसएस के बैठे हैं रिटायर्ड, जो जिनको कहते हैं ब्रेन, जो दिमाग के खतरनाक, शातिर और आतंकियों से भी ज्यादा डेंजर लोग हैं, वो रात दिन रिसर्च करते हैं कि कैसे इस देश के अंदर दलितों को गुलाम बनाया जाए, कैसे इस देश के अंदर महिलाओं को पैर की जूती बना के रखा जाए, कैसे इस देश के अंदर आदिवासियों को जंगल तक ही सीमित रखा जाए, वो शहरों में ना आए। तो ये सारी रिसर्च जो, उसी रिसर्च पर जो रिजल्ट निकल कर आता है, जो डिस्कशन के बाद में जो क्रीम निकल कर आती है, वो चीजें यहाँ कोर्ट को दी जाती है, कोर्ट उस पर निर्णय देता है, वो चीजें बीजेपी को दी जाती है, बीजेपी उसको लागू करती है, नेता उसको बोलते हैं। क्योंकि एक भी बयान आप ये देखिएगा कि इस बयान के तुरंत बाद आरएसएस के लोगों ने मीटिंग करके कहा कि भाई हम वर्गीकरण का समर्थन करते हैं, और वर्गीकरण का समर्थन करते हैं, क्रीमी लेयर का समर्थन करते हैं, इसके बाद हम राजनीति में क्रीमी लेयर चाहते हैं, और हम इस समर्थन में जो है पूरी तरीके से सरकार का भी, और राज्य सरकारें अगर इसको लागू करती है तो हम उनका समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे। क्या है ये, क्या है, इनके चेहरे क्यों खुल रहे? यही क्योंकि ये चाहते हैं कि जो गरीब है वो गरीब रहे, जो कमजोर है वो कमजोर रहे। ये चाहते हैं कि मनुस्मृति आधारित आज भारत के अंदर नाम को तो संविधान रहे, लेकिन तंत्र में बैठे हुए लोग मनुस्मृति की औलाद, मनु की औलादे रहे, मनु की संतानें रहे। तो ऐसा सिस्टम ये चाहते हैं, और ऐसे सिस्टम के खिलाफ इस देश के अंदर कमजोरों को, गरीबों को, मजलूमों को, महिलाओं को, खासकर विशेषकर वंचित, शोषित, पीड़ित, इन समस्त लोगों को मिलकर, कमजोरों को, किसान को, मजदूर, ये जितने भी लोग हैं, इन सबको मिलकर इन बुरी ताकतों के साथ लड़ना पड़ेगा जो हमारे देश को अंदरूनी दीमक की तरफ खोखला कर रही है, खा रही है। लेकिन चिराग पासवान, रामदास अठावले, बहन कुमारी मायावती या और भी कई लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम इसको पुनर्विचार याचिका डालेंगे या फिर इसको सदन में उठाएंगे। तो अभी लागू कैसे हो सकता है? पुनर्विचार याचिका की बात हुई है, लेकिन पुनर्विचार याचिका अभी तक नहीं गई है कोर्ट में। इस समय जरूरत है कि जो इस समाज के पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो अपने अच्छे एडवोकेट खड़े करें, वो अपने ऐसे मजबूत पक्ष रखें ताकि ये कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। क्योंकि जो भी हुआ है ये असंवैधानिक है, ये राष्ट्रपति की शक्तियों का बाईपास है, उसकी शक्तियों का पूरी तरीके से खारिज कर देना है। तो इस पर हमारे जितने नेता हैं, जितने पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, थोड़ा बहुत पैसा, हमारे समाज के लोगों को पैसा है नहीं, लेकिन नेताओं के पास तो है, पर वो इस पर काम कर सकते हैं। तो इस पर जो काम कर रहे हैं उन नेताओं का स्वागत है, और जो अभी नहीं कर रहे हैं, निकम्मे नकारा की तरह पीछे मुंह छुपाकर बैठे हैं, तो उनको लानतें भेजती हूँ, उनको लानत भेजती हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इस देश के अंदर जिस समाज की वजह से तुम्हें कुर्सियां मिलती हैं, उसी समाज के हक अधिकार जब लुटते हैं तो तुम मुंह छुपाकर बैठ जाते हो। ये कायरता है, ये और कुछ नहीं है। इस कायरता को छोड़ दो, समाज की लड़ाई लड़ना सीख लो, वरना तुम्हें भी ये ऐसे ही जैसा उस हाथरस का जब मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ था तो लोग मिलने गए थे, तो आपको पता है जब पता चला कि उस एमपी ने एक मीटिंग बुलाई तो एमपी तो नीचे बैठा है और थर्माकोल के गिलास में पानी पी रहा है, मठा जाने क्या पी रहा है, और बाकी जो सवर्ण क्लास के लोग थे वो कुर्सियों पर बैठे। आप सोचिए कि जिस आदमी को 4 से 5 लाख लोग चुनकर अपना जनप्रतिनिधि सौंपते हैं, वो जो है 4-5 सवर्णों के सामने झुककर पैरों में बैठ जाता है। आप इसको क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को इस देश में
वो रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वास्तव में दलित मानते हैं और ऐसा ही दलित उनकी नजरों में अच्छा लगता है। तो ऐसा दलित बना रहने के लिए वो चाहते हैं कि ये शिक्षा से दूर रहे, ये नौकरियों से दूर रहे और ये राजनीति से दूर रहे। और इन तीनों चीजों से दूर रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो करा है, जहरीला काम, वो करा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण करके ये सब चीज के लिए नींव रख दी है ताकि ये हर जगह से वंचित हो जाए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने कदम जैसे 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद वापस लेने पड़े थे SC ST एक्ट को डाइल्यूट करने के अपराध में, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को अब भी लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं दावा करती हूं कि ये जरूर लेंगे, पर मैं जनता से, समाज से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि अपने अधिकारों को बचा लीजिए। इस विषय की गंभीरता को समझिए। आपके बच्चे, आपका समाज, आपके लोग, आपका समय सब बर्बाद होने को जा रहा है आने वाले टाइम में। और इसके जो पटकथा लिखी जा रही है वो RSS लिख रहा है और इस पर जो काम कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और बीजेपी सरकार पीछे से इसको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। और कांग्रेस मौके में बैठी है कि कब ये खा पी के इनको चाट के इनका खून पी लें और कब हमें मौका मिले कि हम भी इनको लूट लें। तो आप याद रखिएगा कि आप कितनी बुरी परिस्थितियों से जी रहे हैं। जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़े दुख और तकलीफों से आपको अधिकार दिलाए थे, ऐसे ही दुख और तकलीफों से अब आपको ये अधिकार बचाने होंगे। वरना अगर आप आराम से सोच के ये छोड़ गए कि हमारा दुश्मन हमारे अधिकारों की रखवाली करेगा, रक्षा करेगा, तो ये आपकी भूल होगी मेरे भाइयों। ये आपकी गलती होगी, आपकी गलतफहमी होगी, आपका अपनी कमजोरी होगी। बाद में रोओगे कि शायद हमने समय रहते आंदोलन किया होता तो कुछ हमें बच जाता। जिस